नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन एकदम समय पे आपको मिलते रहे। और उम्मीद है आपको अब तक की जो क्लासेस हैं हमारी जरूर पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया करें, लाइक जरूर किया करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि और थंबनेल पर देख भी चुके हैं कि हम यहाँ पर यूपी पुलिस से जो कांस्टेबल 2024 की परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार मैथ और रीजनिंग की, जिसमें हम एक दिन मैथ की और एक दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी क्रम में आज हमारी कुछ क्लास 30 है और आज हम मैथ की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। और जो हमारी प्रैक्टिस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर और जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित रहती है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए इसी क्रम में आज का पहला सवाल रखते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या है, 2 वर्ष के 7.5% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 22.5 रुपए है, तो x का मान बताइए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो समय कितना है, 2 वर्ष है। आपको कितना समय बताया गया है, 2 वर्ष। वहीं पे बात करें दर की, तो दर कितनी है, 7.5% दर बताई गई है। यहाँ पर अगर बात हम किसकी करें, x रुपए की, तो x रुपए जो है हमारा क्या होगा, यहाँ मूलधन होगा, मूलधन। और ये क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। तो आपको याद होना चाहिए ये तरीका या सूत्र, जो भी आप इसे ट्रिक कह लीजिए, कि 2 साल के लिए जब भी आपको CISI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तो एक सूत्र लगाते हैं कि अंतर बराबर मूलधन गुणा दर का वर्ग बटे 100 का वर्ग। आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हो, दर बटे 100 की पावर 2। हमने इस तरीके से लिख दिया है। और यहाँ से अगर हमें मूलधन निकालना हो तो सवाल क्या बनेगा, ये 100 इधर जाएगा, मतलब कि फॉर्मूला हो जाएगा अंतर गुणा 100 की पावर 2 बटे ये जो दर है, ये बटे में आ जाएगी दर की पावर 2। उम्मीद है क्रॉस करने के बाद आपको क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये जो अंतर है, देखिए इस फॉर्मूले पुट करते हैं, अंतर कितना रखते हैं हम यहाँ 22.5 रखते हैं गुणा 100 की पावर 2, जो कि हमारा हो जाएगा 10,000, 4 जीरो कर देंगे। दर कितनी है, 7.5, तो 2 बार लिख दीजिए 7.5 गुणा 7.5। चलिए हल करते हैं, पॉइंट हटाइए, तो 2 पॉइंट हटाए हैं, तो इसके लिए 1 पॉइंट, इसके लिए 1 जीरो, तो मतलब यहाँ पे 100 आ गया। ये पॉइंट हटाइए, कितना आ गया, 10 आ गया। तो चलिए अब हल करते हैं। ये जीरो आप काट सकते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से 75, 25 इसको काटिए, 25 में 225, 3 तिये 9, इस तरीके से करिए। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, 25 तिये 75, 25 चौके 100, यहाँ पे आ जाएगा 400। और अब अगर आप देखें तो 3 से अब 3 को काट दीजिए, तो 400 और ये 10 बचा हुआ है, इनकी गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया है, 4,000 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर जो कि मूलधन, जो कि यहाँ सवाल में क्या था, x था, केवल हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया, मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 की 2 बटे दर की 2। या अंतर अगर हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, उसको ही कन्वर्ट किया है मूलधन में। यहाँ पे 2 साल की बात थी तो ये लगाना है। अगर आपके दिमाग में ये है कि अगर 3 साल होता है इस सवाल में, तो 3 साल के लिए आप अलग से फॉर्मूला याद रख लेंगे, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत ये लंबा जा सकता है सवाल। तो 3 साल में अगर अंतर आपको कहा गया है तो आप क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर की पावर 2, ब्रैकेट में होगा आपका 300 प्लस दर, और बटे में हो जाएगा 100 की पावर 3। अगर ये फॉर्मूला आप 3 साल के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके के सवाल में। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर ये है। और अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं और देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल क्या है, आप ऑप्शन देख के अपनी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सवाल है, यदि 108 का 200% बराबर x, तो x की पावर रूट में क्या है, क्यूब है, मतलब क्यूब रूट लेना है हमें इसका। तो चलिए पहले x का मान निकालिए, तो 108 हो गया, का को आप क्या लिखेंगे, गुणा 200, और प्रतिशत को क्या लिख दिया आपने, बटे में 100, बराबर x। ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगी, 108 दूनी कितने होगी, 216। तो हमारे लिए x का जो मान आया है वो कितना है, 216। अब अगर हम इसे हल करें x को, वो भी क्यूब रूट पे, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ क्यूब रूट है 216 है, और 216 किसकी पावर 3 है, 6 की, 6 की पावर 3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6। अगर ये ना समझ में आता हो तो आपको ये पता होना चाहिए 6 की पावर 3 है, और क्यूब रूट क्या होगा, 1/3 होगा। 3 से 3 काटिए, इस तरीके से 6 की पावर 1 करिए, तब भी 6 समझ लीजिए। जैसा मन करे वैसा करिए, ऐसा करना है ऐसा करिए, ऐसा करना है ऐसा करिए। क्यूब रूट में 6 की पावर देखना था कितनी है, तो 6 की पावर कितनी है, 3 है, ताकि कट जाए ये। तो सिंपल हुआ, आंसर क्या आया, 6। तो हम आंसर देंगे डी, और चलते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को ट्राई करेंगे और बताइए आपका के हिसाब से आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या है,
एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 40 है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग बताया गया है कितना? 40। तो यदि घनाभ है उसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो लंबाई और चौड़ाई का योग यानी कि L प्लस बी आपको कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। और यदि घनाभ की जो ऊंचाई है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का कितना है? 1/5 है। इनकी जो ऊंचाई है वो इस योग यानी कि 40 का कितना है? योग का 1/5 है। तो 5 × 40, तो ऊंचाई है इसका मतलब 8। तो घनाभ का कौन सा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, पार्श्व, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहे, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ में LS से या पार्श्व क्षेत्रफल जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप पार्श्व कहते हो या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसका जो सूत्र है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या है? 2L प्लस बी गुणा H है, इसका सूत्र है। 2 का मान 2, L प्लस बी जो है वो कितना है आपका? 40 है, तो 40 रख दीजिए। और जो आपका H है वो कितना है? 8 है, 8 रख दीजिए। तो 8 दूनी 16, 16 चौके 64। तो कुल मिला के ये कितना है? 640 आपका आंसर आ गया है। तो आंसर क्या देंगे हम? ए। तो क्लियर है? अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को ट्राई करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पढ़ते हैं सवाल क्या है। यदि प्याज का मूल्य 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर कितना हो जाए? 75 रुपए प्रति किलो हो जाए, यानी कि बढ़ गया है रेट। तो बताइए एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत क्या करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए खपत में, यानी कि जो प्रयोग है वो कम कर दे, ताकि क्या ना हो, व्यय ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, व्यय ना प्रयोग कम कर दे पहले के मुकाबले। तो ये देखना पड़ेगा कितने परसेंट बढ़ा है। तो 60 से बढ़ के कितना हुआ है? 75 हुआ है। कितने रुपए बढ़े? 15 रुपए बढ़े। बढ़े किस पे है? 60 पे बढ़े। तो 15 बटे क्या कर देंगे? 60 गुना कितना? 100 करेंगे। और 15 चौके 60, 4 से काटिए कितना? 25। तो 25% जो रेट है वो क्या हो गया? बढ़ा है। अब हमें बताना है कि कितनी कमी करनी हो। तो कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे? इस नंबर को 25 को ऊपर लिख देंगे, और अगर ये बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो 100 में 25 को जोड़ेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे आप? 125, और गुणा में क्या लिख देंगे? 100। बस सिंपल। देखिए पहला पता करिए परसेंटेज में, अक्सर परसेंटेज ही होती है, आपने बुक में सवाल करे होंगे कितने परसेंट बढ़ गया, बताइए कितने परसेंट की कमी की जाए। तो यहाँ पे हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ा। 60 से 75 हुआ था, तो 15 रुपये साफ साफ बढ़े, 15 बढ़े 60 पे गुणा 100, तो 25% की जो है रेट में हुई है वृद्धि। और हमें कमी कितनी करनी है? तो ये नंबर जो है जो का तो लिखिए, बढ़ा है तो आप 100 में जोड़ के 125 करिए, 25 पंजे 125, और 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10। जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया है? 20% आ गया है। आंसर कितना है? 20, यानी कि 20% की कमी कर देनी चाहिए। तो आंसर क्या देंगे हम? बी देंगे। उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे और बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल क्या है देख लीजिए। 8 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? तृतीयानुपाती। इनमें से ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। देखिए आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। आपको पता है कि ये कई चीजें हैं, जैसे एक तो है वर्गानुपाती है। वर्गानुपाती, वर्गानुपाती में क्या होता है? जैसे आपको अनुपात दी थी 2 अनुपात 3, तो वर्गानुपाती में वर्ग कर देते हैं। 2 का 4, 3 का कितना वर्ग? 9। एक होता है वर्गमूलानुपाती, वर्गमूलानुपाती, मूल शब्द आ जाता है। तब क्या होता है? जैसे वर्ग क्या था आपने, ऐसे कोई नंबर दे दे, वर्गमूल ले लेंगे। 4 का जैसे 2 और 9 का कितना? 3। ऐसे ही जैसे होता है घनानुपाती, घनानुपाती, जैसे त्रिगुणानुपाती भी कहते हैं, इसमें घन करते हैं, पावर 3 करते हैं। 2 की पावर 3 8 कर दिया, 3 की पावर 3 क्या कर दिया? 27 कर दिया। ऐसे घन मूल अनुपाती होता है, घन मूल अनुपाती, घन मूल अनुपाती। इसमें क्या होता है? घनमूल लेते हैं। 60 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल कितना? 3। ऐसे ही होता है क्या आपका? ये तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होता है? 3 संख्या देते हैं, तो 3 3 नहीं 2 संख्या देते हैं। मान लो एक ए थी एक बी थी, तो दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। तो आप इसे हिंदी में भी ऐसे लिख लीजिए, दूसरी संख्या का वर्ग शब्दों में बटे पहली संख्या, तीसरी का वर्ग बटे दूसरी संख्या। एक होता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। इसमें क्या होता है? बी सी अगर 3 संख्या दी है बटे, यानी कि दूसरी संख्या गुणा तीसरी बटे पहली,
दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे क्या, पहली संख्या, ये लगा दीजिए आप। और इसके अलावा आपका है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है बताएंगे, अंडर रूट में ए बी, यानी कि अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा दूसरी, अंडर रूट पूरा है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले, आपको ये याद जरूर होने चाहिए, कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमें बताना था तृतीयानुपाती, तो क्या है, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी, आप फॉर्मूला वहां पे देख ही लीजिए, तृतीयानुपाती। और उम्मीद है आपको ये याद आ गए होंगे, आपने पढ़े होंगे अगर ये, तो बेहतर है कि आपको याद आ जाए। तो दूसरी संख्या का वर्ग मैंने 2 बार लिख दिया है बटे पहली संख्या 8, इनके आप 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटिए आप 2 से 6, और 6 गुणा 3, तो कितना हो गया 6 3 18। तो आप आंसर क्या दीजिएगा, सी दे दीजिए। तो आपका आंसर सही है। आप चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। इस सवाल में बताइएगा आपको आंसर क्या आएगा। तो ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या है सवाल। एक पंक्ति में बैठे 4 छात्रों में से अंतिम 3 छात्रों की औसत आयु 48 वर्ष है और पहले 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष है। यदि पहले छात्र की आयु कितनी हो, 56 वर्ष, तो अंतिम छात्र की आयु कितनी है बताना है। देखिए आप क्या करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि 4 छात्रों का जिक्र करना है। 4 छात्रों का जिक्र इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, इस तरीके से आपको समझना है। तो आप क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। हम जानते हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, संख्या गुणा औसत बराबर कितना, योग। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि 4 वह है, टोटल कितने, 4, 1 2 3 4 में से अंतिम 3, यहाँ पे लिख लीजिए अंतिम 3 की औसत आयु कितनी है, 48 है। फिर क्या कहा, पहले 3 की औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष है। और पहले छात्र की आयु यानी कि इसकी दे दी है, कितनी दी है, 56, और किसकी बतानी है, अंतिम छात्र की, यानी कि इसकी आयु बतानी है। ये हमारे पास सवाल है। और देखिए हम क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 3 अठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 144 आया। 3 पंजे 15, 150 आया। हिसाब लगा लीजिए, अंतिम 3 मतलब 1 2 3, इनका योग जो है कितना है, 144 है। इन तीनों का जो योग है वो कितना आ गया है, 144। समझ गया। अंतिम 3 संख्या 3 है, 1 2 3, दूसरा तीसरा और चौथा, ये 3 लोग हैं अंतिम 3 में। इनका औसत 48 है, इनका योग कितना है, गुणा करके 144। ये 3 का योग है, ये पहले का मान है, कितना है, 56 है, 56। अगर इन्हें जोड़ दें तो 4 का योग आ जाएगा, 4 का योग, चारों के चारों का योग। भाई 3 का, आखिरी के 3 का तो ये हो गया, पहला ये हो गया, जोड़ दीजिए आप इन्हें, तो चारों का योग आ जाएगा। 6 4 10, 5 और 4 9 1 10, कितना आ गया, 200 आ गया। अब देखिए हमें बताना है किसका, अंतिम का। तो अगर हम उसमें पहले 3 घटा दें तो पहले 3 का मान कितना है, 150। अगर आप इसमें 150 घटा देते हैं तो क्या आएगा आपका, चौथा, जो चौथे है ना, अंतिम छात्र की उम्र यहाँ पे आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 200 में से 50 घटा करके 50 आ जाएगी। दोबारा से भी देख सकते हैं कि 4 लोग हैं, 1 2 3 4, पहले की उम्र बता दी 56। अगर अंतिम 3 की गुणा यहाँ कर दे तो योग आ गया, इन तीनों का योग 144। इसे भी जोड़ दे तो चारों का योग कितना, 200। पहले 3 को अगर घटा देते हैं, यहाँ से इनको घटा देते हैं, तो कौन बचेगा, ये चौथा बचेगा। तो पहले 3 का मान कितना है, 150। 200 को तो 150 में से घटा दिया तो कितना है, 50। तो आंसर क्या देंगे, हम सी देंगे। उम्मीद है क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं और बताइए आंसर। वो रहे आपके सामने ऑप्शन। कहा है यदि x अनुपात y 2:3 हो, y अनुपात z कितना हो, 6:7 हो, तो आपको x प्लस z अनुपात y का मान आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, x प्लस y, x अनुपात y अनुपात z। इस लाइन में ये लिख लीजिए सबसे पहले में, तो x और x का अनुपात 2, y का कितना 3, यहाँ पे खाली है z का पोजीशन, तो यहाँ से भर दीजिए। अब इस पर आइए, y का मान कितना है, यहाँ पे 6 है इस लाइन में, और z का क्या है, 7 है, यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा हमने यहाँ पे y लिख दिया, y का मान क्या लिखना था, 6 लिखना था। अब ये पोजीशन खाली है यहाँ पे, ये यहाँ बराबर से भर दीजिए। अब क्या करिए, गुणा करिए, 2 की 3 में करिए, 2 की 6 में करिए, 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 3 छंग 18 करिए, 3 सते 21 करिए, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सते 21, तो 4:6 कितना, 7 आ गया है। लेकिन ये आंसर नहीं है। इन्होंने अगर पूछा होता है x अनुपात y अनुपात z, तो ये आंसर होता है, लेकिन पूछा क्या है, x प्लस जेड।
अनुपात कितना y। आपको क्या करना है, x का मान लीजिए, यहाँ पे क्या x है, x का मान क्या है आपके पास 4 है, 4 लिख लीजिए। z का मान कितना है 7 है, 7 लिखिए। y का मान कितना है आपके पास 6 है, 6 लिखिए यहाँ पे। इन्हें जोड़िए, 7 और 4, ये 7 है, 7 7 और 4 11, अनुपात कितना 6। तो आपका जो आंसर है वो कितना है 11:6 आ गया है, जो कि आपके आंसर कहाँ है सी में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं और इसमें बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है। सवाल पढ़ लीजिए, ध्यान से समझिए, और जिसमें मेथड लगाएंगे वो भी याद रखिए, आपके पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल क्या है, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत की दर, आपको दर बताना है कि दर क्या है, 3 गुना होने का बात है, और कितने साल में, 20 वर्ष। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे सवाल किसका है, साधारण ब्याज का, इस बात को भी नहीं भूलेंगे जब बात किसकी है, साधारण वर्ष की है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इसको आप n मान लीजिए, दुगुना हो सकता है, ये 3 गुना हो सकता है, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी आपको कहा जाए, आप मान के चलिए वो आपको क्या कहना चाह रहा है, n गुना आपको कहना चाह रहा है। जितने भी गुणा कहे वो n की वैल्यू आप मान के चलिए, दुगुना कहे तो 2 मानिए n की वैल्यू, 3 गुना कहे 3 मानिए n की वैल्यू, 4 गुना कहे 4 मानिए n की वैल्यू, 5 गुना कहे तो 5 मानिए n की वैल्यू। इस तरीके से समझ रहे हैं। तो तब अगर आपसे कोई दर पूछ लेगा सवाल में, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा n-1 गुना 100 बटे समय। और अगर आपसे कोई समय पूछ लेगा इस तरीके के सवाल में, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, n-1 जितने गुणा का है उसमें से एक कम करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और क्या करेंगे, दर पूछा तो समय से भाग देंगे, और समय पूछा तो किससे भाग देंगे आप, दर से। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हमें बताना क्या है, दर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 गुणा कहा, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3। अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर दें, मतलब 3 - 1 करें, गुणा क्या करें, 100 करें, और समय की बात हुई है, समय कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लेंगे, 3 में से 1 गया तो कितना 2, और गुणा में कितना 100, बटे में कितना 20। अब क्या करिए, 0 यहाँ काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, कितना बचेगा 10%। ये दर है, प्रतिवर्ष के हिसाब से है, तो 10% प्रतिवर्ष, तो हम आंसर क्या देंगे, ए। उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करिए और बताइए इस सवाल का आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या है, समान लंबाई की 2 ट्रेन, समान लंबाई की क्या है, 2 ट्रेन है, उनकी लंबाई जो है वो क्या है, बराबर है, समान है। एक खंबे को क्रमशः 13 सेकंड, एक खंबा अगर यहाँ पे मान लीजिए खंबा है, तो एक तो उसको 13 सेकंड और एक उसको कितने में, 26 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेनें समान दिशा में चल रही हो, समान दिशा मतलब एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही हो, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए इस सवाल में जैसे कि आपको दिया गया सवाल है, आपके पास केवल 2 मान है किसके, समय के, एक 13 सेकंड और एक कितना 26 सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे इन्हें कार्य समय के मेथड से करें तो कोई गलत नहीं होगा। एक का समय कितना है 13 सेकंड है, 13 सेकंड, और एक का कितना है 26 सेकंड। आप एलसीएम लीजिए, 13 और 26 का एलसीएम कितना 26 आ गया, तो ये दूरी का काम करेगा। तो मान के चलिए कि दोनों ट्रेनें कितनी है, 26 मीटर की हैं। अब देखिए अगर आप 26 को 13 से भाग देंगे तो इसकी चाल कितनी होगी, 2, 13 दूनी 26, 26 को 26 से भाग देंगे कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताइए यहाँ पर दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 26 तो इसकी, 26 ही इसकी, तो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी आपकी 52। कुल दूरी आप क्या मान के चलेंगे, 52, 26 + 26 कितनी हो जाएगी, 52। अब देखिए समान दिशा में जो है, समान दिशा में एक की चाल कितनी होगी, 2 होगी, और एक की क्या होगी, 1 होगी। समान दिशा में चाल क्या हो, घट जाया करे। तो घटने के बाद क्यों घट रही है, समान दिशा है, क्यों घट रही है भाई, दिशा जो है इनकी ट्रेनों की क्या है, समान है। विपरीत होती तो क्या होती, जुड़ती। तो जब एक दूसरे को पार करेंगे समान दिशा में तो घटा देंगे आप, तो इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड, इसकी 1 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 मीटर प्रति सेकंड से क्रॉस करेंगे तो समय कितना हो गया इनके सापेक्ष, तो मतलब समय की बात कर रहे थे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी 52 बटे चाल कितनी होगी, 1 होगी, 52/1, तो कितने आ गए 52 सेकंड जो है यहाँ पे इन्हें लगने वाले हैं समान दिशा के हिसाब से, 52 सेकंड लगेंगे। तो आंसर क्या देंगे हम, डी देंगे। तो उम्मीद आपको ये क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं और बताइए इस सवाल का आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। सवाल क्या है, 2 उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ और वह 300 मतों से हार गया, 300 मतों से, वोटों से वह हार गया है। तो मतों की कुल संख्या बतानी है। तो जैसे कि हमें देखिए एक उम्मीदवार को क्या मिले हैं, एक को अगर 45% मिले हैं तो कुल वोट कितने परसेंट समझेंगे हम, 100%। तो दूसरे को हम क्या करेंगे, देखिए 100 में से 45 घटा देंगे, कितना वोट आ जाएगा दूसरे का,
55% आ जाएगा। अगर एक को 45% मिले हैं तो निश्चित रूप से बाकी दूसरे को मिले हैं, यानी कि 55। तो 100% अगर वोटिंग है तो उसमें तो 45 इसके, तो 55 इसके होंगे, 100 में से 45 घट गया। अब बात यहाँ पे हार की हुई है, तो हार की बात जो हुई है उसे हार को समझना है। अब ये जो 300 है, क्या ये 45% है या 55? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हार जीत है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा चुनाव में, आपको क्या करना है, घटाड़ लेना है, अंतर की होती है। 55 और 45 में कितने का अंतर है, 10 का। तो 10% से हार मानी जाएगी। तो 10% ही किसके बराबर होगा, इन 300 मतों के। उस हिसाब से 1% कितने के बराबर हुआ, 30 के। और उस हिसाब से अगर 100 से गुणा कर दे तो 30 के आगे अगर जैसे ही आप 2 जीरो लगाओगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 3000। तो कुल जो वोट है वो कितने आपके बैठ रहे हैं, बी। तो हमेशा ध्यान रखिए, हारने वालों की बात अगर की है तो 300 जो होगा यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा, ना 45 लेंगे ना 55 लेंगे, इनका अंतर लेंगे। हार जीत अंतर से होते हैं, चाहे 1 वोट का अंतर हो। तो 10% बराबर 300, 1 बराबर 30 और 100 का मान 3000। तो आंसर हुआ बी। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं और देखते हैं सवाल का आंसर क्या होगा। तो बता सकते हैं आप कमेंट में। सवाल क्या है, देखिए, ए अकेला एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोनों एक साथ, यदि वे, समझिएगा, दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 9 दिनों में कार्य का कितने प्रतिशत कार्य क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, ए के दिन लिख लेंगे कितने, 25 है। बी के लिख लेंगे कितने हैं, 50 है। एलसीएम लेंगे, कितना हुआ, 50। 50 को 25 से भाग दिया, 2 आ गया। 50 को 50 से भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। उम्मीद है इसमें क्लियर है। अब आपको क्या कहा, देखिए, यदि दोनों एक साथ काम करें तो अगर दोनों एक साथ करेंगे, ये काम करेगा 2 और ये कितना करेगा, 1, तो रोज ना 3 काम हुआ करेगा। उन्होंने कितने दिन काम किया, 9। तो 9 3 27, यानी कि 27 काम किया। पूछा कितने प्रतिशत हो चुका, तो काम कितना हुआ, 27। टोटल कितना है, 50 है। देखते हैं कितना परसेंट है। तो भाई 27 काम हुआ है, टोटल कितना है, 50। बटे में लिखिए, प्रतिशत के लिए क्या करिए, 100 से गुणा करिए। तो 50 में से अगर आप हिसाब लगा रहे हैं कि इन 9 दिनों में 9 गुणा 3 कितना काम हुआ, 27, तो उसकी परसेंटेज 50 से कितनी बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 27 गुणा 2 कितना है, 54%। क्या आपको क्लियर है, एक बार और देखिए। ए के दिन कितने बताए, 25। बी के कितने बताए, 50। एलसीएम कितना आया, 50 आया। तो ये काम हो गया। इससे भाग देगा 2, इससे भाग देगा कितना, 1। इन्होंने कहा दोनों ने काम किया, तो दोनों अगर काम करेंगे तो रोज 2 और 1 मिला के जोड़िए इन्हें, 3 काम रोज होगा। 9 में कितना काम हुआ, 27 काम। अभी कितना प्रतिशत है, 27 ऊपर रखिए, बटे में 50 करिए, गुना 100, परसेंटेज निकल आएगी। तो कितना आ गया, 54%। तो आंसर क्या हुआ, डी। तो उम्मीद है क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं कि इस सवाल में आंसर क्या होगा। सवाल क्या है, 12वां है। सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6552 है। उनका मैस है, एचसीएफ कितना है, 6 है। तो क्या बताइए भाई, एलसीएम बताइए। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि एलसीएम क्या होता है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ होता है। गुणनफल बटे क्या होता है, एचसीएफ। तो आप सीधे क्या करिए, भाग करिए। तो 6552 को आपको किससे भाग करना है, 6 से भाग कर दीजिए। 6 कम 6, 5 में चलेगी नहीं मारनी, 6 नम 54 और 6 दूनी 12। तो 1092 जो है आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार देखिए, आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, मैं से गुणा ले सके, बिल्कुल वैसे ही है। तो पहली गुणा दूसरी संख्या को हम क्या कह सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और जैसे ही आप एचसीएफ को बटे में ले रहे हो, यहाँ पर बटे में, तो आपको क्या बच रहा है, एलसीएम। तो उम्मीद है आपको जरूर पता है, अगर आपने में से ले से पढ़ा है, कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, में से गुणा ले से। अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम यहाँ पे ऊपर लिख दे, में से भाग दे तो एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम से भाग दे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो हमने सिंपल एलसीएम बराबर गुणनफल बटे क्या कर दिया, एचसीएफ। तो 6552 बटे 6 भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1092। तो उम्मीद है आपको डी आंसर क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। इस सवाल में बताइए कि आपका आंसर क्या है। मोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। मोहित सुनील से 7 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद मोहित की आयु और सुनील की आयु का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे मोहित और यहाँ पर क्या, सुनील। इनका जो वर्तमान है आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान यहाँ पे लिखेंगे, वह कितना है, 4:5। अब यहाँ पे इनका अंतर दिया है, मोहित सुनील से 7 वर्ष क्या है, छोटा। छोटा मतलब अंतर है,
है ना, उनकी आयु में 7 साल का क्या है अंतर है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान ना होकर के 5 साल पहला 5 साल बाद का कभी भी अंतर हमेशा समान होता है। जो भाई 7 वर्ष छोटा बचपन में है वो वर्तमान में भी होगा, भविष्य में भी, कभी भी, है ना, वो बड़ा नहीं होगा या उसमें अंतर कम या ज्यादा नहीं होगा, हमेशा उतना ही रहना। आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, जीवन भर उनका योग बदल सकता है, गुणनफल बदल सकता है, अंतर कभी नहीं बदलता आयु में। अगर एक भाई 2 साल बड़ा है आपसे तो वो जीवन भर आपसे 2 साल बड़ा रहेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके के सवाल में यहाँ पे क्या टाइम दिया है, अंतर डिपेंड नहीं करता, तब बस इन्हें घटाइए, 5 में से 4 कितने का अंतर है, 1 का, वही मान किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। अब ये वर्तमान का ना होता चाहे 5 साल पहला होता, कुछ भी आप डायरेक्ट घटा के 1 की वैल्यू 7 के बराबर ले सकते थे। तो 1 का मान क्या है अनुपात का 7, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 7 से गुणा कर लीजिए तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 5 का मान क्या हो जाएगा, 7 से गुणा करिए, 7 पंजी 35, लेकिन ये वर्तमान आयु आई है। कहा 7 वर्ष बाद मोहित और सुनील की आयु का अनुपात बताइए, तो 7 इसमें जोड़ लेंगे 35 हो जाएगा, 7 इसमें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 42। अब अनुपात कितना है, 7 से काटिए, 7 पंजी 35, 7 छः 42। तो अब जो अनुपात है यानी कि 7 वर्ष बाद 7 7 जोड़ के हमने काट दिए इन्हें, वह जो है कितना आया है, 5:6 आया। तो अब देखिए आंसर में कहीं है, तो यहाँ पे है आंसर, तो बी आंसर होगा इस सवाल का। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है कि कैसे हमने 5 में से 4 घटा के 1 लिया, और ये समय यहाँ पे महत्व रख भी नहीं रहा, क्योंकि अंतर में ऐसा नहीं होता, अंतर करने में ना कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा है तो कितना छोटा था, ये 5 है 4 है, तो उस हिसाब से 1 साल, और सवाल में दिया 7, तो 1 बराबर 7 की, तो जो 4 है ना वो 28 होगा, और 7 पंजे 35, 7 साल बाद का था ना, तो 28 में 7 जोड़ दिया 35, 35 में 7 जोड़ लिया 42, और तब काट दिया तो कितना है 5:6। तो उम्मीद है क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को ट्राई करेंगे और बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। सवाल क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है, यदि उनके बीच की जो ऊंचाई है या दूरी जिसे हम कह लेते हैं वो कितनी है, 22 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जैसे कि आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, तो इस एक की वैल्यू कितनी दी है, 15 मीटर दी है, और एक की वैल्यू कितनी दी है, 20 मीटर दी है, और इनके बीच की दूरी या फिर आप उससे ऊंचाई कह सकते हैं, उसका मान कितना दिया है, 22। तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए आप। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ये इसकी आकृति हमने बना दी है आपके सामने, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका जो मान है क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, या जिसे आप ऊंचाई कह सकते हो, बीच की दूरी या फिर ऊंचाई। तो सीधे कर दीजिए 1/2, समांतर भुजाएं ये और ये वाली है, जिनके बीच की दूरी आप कहीं से भी नापिए क्या होगी, बराबर आएगी, इसलिए समांतर। आप लंबाई मत देखिएगा कितने 15 है तो 20 है, समांतर बराबर होने से समांतर नहीं होती, बीच की दूरी कहीं से भी नापिए तो वो 22 मिलेगी आपको, इसलिए समांतर है। तो समांतर भुजा एक 15 और एक कितनी 20, इनको जोड़िए आप, 15 + 20, और ऊंचाई कितनी है इनकी 22 है, 22। तो देखिए चलिए 2 से ना 11 इसको काट देते हैं, इनको जोड़ लिया तो 35 आ रहा है, 35, 35 गुना 11, तो 385 गुना आ गई है ना, 11 पंजे 55, 11 3 33, तो कितना है 385 आया। तो आंसर क्या देंगे हम, बी देंगे। तो कुछ नहीं किया इस सवाल में, सीधे समलंब चतुर्भुज का सूत्र जो हम जानते हैं क्षेत्रफल का वो लगाया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या बीच की दूरी, 1/2 15 और 20 35 गुणा 22, कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर आ गया 385। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करेंगे और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको दिया हुआ है 5 × 7 × 9 × 11 13, डॉट डॉट कहाँ तक 25 तक। तो 5 से शुरू करके सभी विषम संख्याएं ली गई, कोई भी सम नहीं है, देखिए गौर से, कोई भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो 5 से शुरू करते हुए आपको क्या कहा है, विषम संख्याओं की गुणा कर दीजिए किस कहाँ तक, 25 तक, और बताइए कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए कि इकाई अंक क्या आएगा। तो सबसे पहला अंक जो है यहाँ पर वो क्या है, 5 है, सबसे पहला अंक क्या है, 5 लिया है, उसके बाद 5 के आगे सभी विषम संख्या लिए 25 तक। तो अच्छा एक काम करते हैं, एक आपको पता होगा वैसे तो, फिर भी 5 का पहाड़ा लिखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नम 45, 5 दहे 50। अब गौर से देखिए, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 नम 45,
और अगर 11 से गुणा करें तो 11 पंजे 55 आएगा। सम को छोड़ दीजिए, दूसरे को, चौथे को, छठे को, 8 को, 10 को छोड़ दीजिए। तो विषम संख्याओं का जो गुणज है उनमें सब में इकाई अंक क्या है आपका 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 की गुणा आप किसी भी विषम संख्या में करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, किसी में भी 5 की गुणा आप किसी भी विषम संख्या में अगर करते हैं तो इकाई अंक सदैव सदैव क्या रहेगा 5 रहेगा, और सम में करते हैं तो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पर विषम संख्या है, अगर एक भी सम होती तो हम क्या कहते हैं कि इकाई अंक क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सारी की सारी कैसी संख्या है विषम, तो अगर 5 की गुणा इन सभी विषम संख्याओं में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन अगर आपको इस समझ में अभी नहीं आया है तो देखिए डिटेल में समझिए, आप क्या करते हैं, आप गुणा ही तो करते हैं, 5 से 35, देखिए 35 से गुणा करिए आपने 5 के और 7 के, आप 5 और 7 की गुणा करते हैं, इसे भाई बेसिक तो यही है, हो गया कि आपने गुणा ही कर ली 5 से 35, फिर आपने इसमें किससे गुणा करी, जो आया 9 की गुणा करी, देखिए 9 पंजे 45, 5 4 9 तीस 27 और 4 31, 315, फिर आप इसमें किससे गुणा करते हैं 9 से करते हैं। देखते चलिएगा, शुरू में 5 था, फिर आपने 5 से 35 कर लिया, फिर 5 आया, फिर आपने 9 की गुणा करी, मतलब 5 की और 7 की गुणा करी 35, 35 में भी का अंक 5, फिर आपने उसमें 9 की भी गुणा कर दी तो 315, उसमें भी 5। अगर आप 315 में 11 की गुणा कर देंगे तो भी 11 पंजे 55, तो 5 आएगा इकाई अंक। फिर उस 5 में आप 13 पंजे 65, फिर 5 आ जाएगा, फिर आप अगले से करेंगे, है ना, मतलब अब 15 होगा, 15 5 75। इसी तरीके से आप किसी भी विषम संख्या से इसमें गुणा करिएगा 5 में, तो आपको हमेशा इकाई अंक क्या मिलना है 5 मिलना है। तो ये सभी विषम संख्या थी 5 के आगे, पहला नंबर 5 था, बाकी सभी विषम थी, तो हमने क्या 5 की गुणा किसी विषम संख्या में करिए इकाई अंक सदैव 5 मिलेगा, तो आंसर हुआ ए। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को करते हैं और सवाल बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है, कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। सवाल पढ़िएगा, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और फिर उससे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक ठोस बेलन बनाया जाता है। ठोस बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो ये क्या है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या बता दी है 18 सेंटीमीटर, उसे पिघला कर आप एक बेलन बनाते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो बताई गई है त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर। तो आपको उसकी क्या करनी होती है, जब चीजें पिघलाई जाती है, पिघला कर बनाई जाती है, पिघला, तो उस अवस्था में उनका क्या समान होता है, आयतन समान। क्या समान है, आयतन समान है। तो बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करें इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर की पावर 3, ये पे बड़ा आ रहा है, और इसका आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर। अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पाई काट लीजिए, यहाँ पे क्या है 4/3, आर का मान क्या है 18 है, त्रिज्या कितनी दी 18, 3 बार आप लिख लेंगे 18 गुना 18। यहाँ पर जो बेलन की त्रिज्या है वो 4 दी हुई है, तो 4 का वर्ग है, 2 बार लिख लीजिए गुना। तो देखिएगा ध्यान से, एक 4 से ना तो 4 है, तो आप क्या करेंगे 3 से 18, 2 से काटिए, 2 के 6, 2 दूनी 4, 2 से इनमें से किसी को काट लीजिए, जो h है वो क्या मतलब हुआ 3 गुना 9 गुना 18 गुना 18 बराबर कितना h। और यहाँ पर आप क्या करिए भाई गुणा कर दीजिए अपनी, ठीक है, 29 27 गुणा 18 आप यहाँ पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं, ऐसे करते हैं 18 गुना 162 और फिर 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 गुनी 6, 3 से 18, 3 कम 3 और 1 कितना आ गया 486 आ गया। 486 गुणा करती है हमारी ऊंचाई का मान आया। ध्यान रखिएगा जब भी मिलाकर आप कोई चीज बनाते हैं तो उनके समान क्या होते हैं आयतन, वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिए। बी का मान कितना है, मतलब इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है। तो चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है देखिए, ए बी और सी साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। ए कुल में इक्विटी 4 भाग निवेश करता है और बी जो है कुल में इक्विटी 4 भाग निवेश करता है। ए बी और सी का लाभ का अनुपात, हम जानते हैं कि जो लाभ का अनुपात है वही किसका अनुपात होता है पूंजी का, या उल्टा कह लीजिए पूंजी का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है लाभ। समय हो तो पूंजी गुणा समय कर लेते हैं और वही लाभ का अनुपात हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे केवल पूंजी है तो लाभ का अनुपात क्या होगा पूंजी का अनुपात। फिलहाल देखिए ए और बी और सी का अनुपात आपको बताना है। ए जो है टोटल का 1/5 भाग निवेश करता है, बी कितना करता है 1/4, सी का और पता लग जाए तो आपका सवाल हो जाएगा। देखिए एक तो तरीका है कि आप है ना इन्हें जोड़ लीजिए 1/4 1/5 को, और बाकी बचा हुआ किसका एक में से घटाइए सी का हो जाएगा,
एक बटे पाँच प्लस एक बटे चार ने जोड़ा तो चार बटे 20, चार एक चार, पाँच एक पाँच, तो कितना हो गया आपका 9/20 हो गया। ये आपका 9/20 आप यहाँ पे लिख लीजिए 9/20। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करिए, जिससे कि क्या एलसीएम जो इनका 20 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर इसे 5 चौक 20, 4 आ गया, 4 पंजे 20, 5 आ गया, 20 से 20 गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचना था, बचा हुआ लिखना था, यहाँ पे हमने सी का मतलब का जोड़ का लिख दिया, तो इसे एक में से घटा के लिखना था 9/20, तो 11/20 आ गया। यहाँ क्या आना था 11/20, 20 कट के क्या बचता 11, 4:5:11 जो कि डी ऑप्शन है। और ये आप कर सकते थे। इसके अलावा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक काम कर लीजिए, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए, जैसे आपको बताइए कि ये क्या है 1/4 और ये कितना है 1/5, ये 1/5 और ये कितना है बी का 1/4, ए का कुल भाग कितना है 1/5 और इसका कितना है 1/4, तो 4 और 5 का एलसीएम हम पहले की बात कर लीजिए, कितना हो गया 20 और 20 से हम गुणा करेंगे 5 × 20, तो ये 4 गुणा 1 कितना है 4 आ गया। यहाँ पे भी कर लीजिए आप, 5 एकम 5 आ गया। अब बताइए तो टोटल तो पैसा मान लीजिए 20, इसमें से 20 का 1/5 4 रुपये ये हो गया और 20 का 1/4 5 हो गया, 5 और 4 जोड़ दिया कितना 9 बचा दिया, तो कितना है 11, तो सी का बचा हुआ राशि कितनी आ गई है 11। आंसर क्या हो गया कुल मिला के डी, यानी कि कितना 4:5:11। तो उम्मीद आपको क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल। चलिए इस सवाल को देखिए और सवाल का आंसर हम देखिए। सवाल एक वर्ताकार पर, वर्ताकार पर समझिए एक सर्किल ऐसा होगा और एक सर्किल ऐसा होगा, तो इस पद को आप क्या कहेंगे वर्ताकार, वर्ताकार पद। यहाँ पर बाह्य और आंतरिक, तो अगर हम अंदर वाली की त्रिज्या को r, तो बाहर वाली को बड़ा r करें, बाह्य और आंतरिक परिधि, बाह्य परिधि क्या हो जाएगी 2πr, वो भी बड़े वाला बाह्य की बात, और आंतरिक तो 2πr, जानते हैं परिधि क्या होती है 2πr, बस बाहर वाले की त्रिज्या बड़ा r मानी है तो बड़ा, और अंदर की त्रिज्या छोटा आ रही है आंतरिक की छोटा, इसका जो अनुपात है कितना है 11:7। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2π कट जा रहा है, r बड़े r छोटे r की त्रिज्याओं का अनुपात ही हमारे पास 11:7। काय यदि पथ 20 मीटर चौड़ा है, तो बताइए चौड़ाई का मतलब क्या है, r में बड़े r छोटे r में अंतर है, ये चौड़ाई है, ये 20 मीटर बताइए यहाँ पे, तो यानी कि बड़ा r माइनस छोटा r किसके बराबर है 20। अगर हम यहाँ पे बड़े r को 11 लें, छोटे को कितना लें 7, ये कितना ज्यादा है घटा के देखिए 11 में 7 में 4, तो यहाँ पर अनुपात को घटा रहे हैं 4 में, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 20 है, यही 4 जो है किसके बराबर है r माइनस r घटा के कितना है यहाँ से 11 में 7 4, और बता कितना रहे 20, तो अंतर जो बताइए कि चौड़ा पथ कितना चौड़ा होता है 20 मीटर, तो क्या हम त्रिज्याओं को घटा के 4 को 20 के बराबर ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वो इनका अंतर ही है, पथ की चौड़ाई जो है त्रिज्याओं का अंतर है, तो यहाँ पे 11 और 7 का अंतर 4 है, उस हिसाब से 1:4:20, ये 11×55 और ये 5 से गुणा किया ना 11×55, बड़ी त्रिज्या यानी 72 की त्रिज्या 55 और आंतरिक त्रिज्या 5 से गुणा करी 5 से 35, पूछा क्या गया देख लेते हैं। आंतरिक वर्ग की त्रिज्या क्योंकि छोटे r का मान जो कि हमारा कितना है 7 में 35, तो कहां पे है ए ऑप्शन है। उम्मीद आपको क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, आप बताइएगा कि आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है, सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। इनमें बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, बी ने उसे सी को 10% के लाभ पर बेचा, सी ने पुनः उस वस्तु को ए को 25% की हानि पर बेचा, ए का कुल प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत। यहाँ पे ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है सी। देखिए मान लीजिए ए ने कोई वस्तु कितने में खरीदी 100, और ए ने वो वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेची, दैट मींस 100 पर 20 का लाभ, तो डायरेक्ट उसने उसे कितने में बेच दी 120। लेकिन बी ने इस वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेचा, 10%, लेकिन किसका 120 का, 120 का 10% कितना हो 12। अब निकाल लीजिए आराम से हल करेंगे, तो वो 12, 120 का 10%, 12 रुपए ज्यादा में बेच दी, तो 120 है, ये यहाँ पे कितनी 132, 132 में किसने खरीदी सी ने, लेकिन सी ने क्या करा पुनः उस वस्तु को किसको बेचा ए को बेचा, सी ने किसको बेच दिया ए को बेच दिया, कितने पे 25% की हानि,
तो 132 रुपए में खरीदी थी इसको, अब इसे 25% की हानि पर बेच दिया, 25 रुपए से। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 25 की हानि है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करिए 75% निकालिए, 25 रुपए 100, 25 पे 75, 4 से इसको काटिए, 4 के 12, 4 के 12, 3 गुणा 33, यानी कि उसमें से कितने बचे 99। दोबारा से सुन लीजिए, ए ने 20% का लाभ दिया, यानी कि बी को कितने बेच दी 120 में, 120 पर अगर 10 के लाभ पर सी को बेच दी, तो 120 का 10% जो कि 12 हुआ, तो सी ने खरीदी वो 132 में। जब 132 की चीज खरीद के उसने ए को बेची, तो 25 की हानि पे बेची, यानी कितने परसेंट बेची 75% है, 25 घटा के 75 हल करके कितना है 99, यानी कि इसने कितने में खरीद लिया 99। गौर करिए, ए को कुल लाभ, ए ने 100 रुपए की खरीदी थी वो कभी, उस पे 20 रुपए तो यहाँ कमाए जब उसे 120 में बेचा, और जब इससे खरीदी वो वस्तु तो कितने में खरीदी 99, 100 रुपए की चीज 99 यहाँ खरीदी, तो 1 रुपए का लाभ यहाँ कमाया, तो 100 रुपए में 20 और 1 21% उसका क्या है टोटल लाभ, है ना। 20 रुपए तो 20 से कमाए हुए थे, और 1 रुपया कम में खरीद लियो सी से, है ना, 100 की चीज 99, 1 का लाभ यहाँ कमाया, कुल मिला के उसने कितने का लाभ कमाया 21% का। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है, और इसी ये सवाल भी क्लियर है, और आपकी क्लास भी आपको जरूर पसंद आई होगा। क्लास पसंद किया आए तो आप इसे लाइक जरूर किया करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना लगता है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।